देखिए, सबसे पहले आवश्यक है आपका अपने ऊपर विश्वास का होना। स्वयं को अबला नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सशक्त इंसान समझने का वक्त है। यदि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, तो विश्वास कीजिए कि कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा कि वे बालिकाओं को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि वे अपने साथ होने वाले हर अनुचित व्यवहार का दृढ़ता से मुकाबला कर सकें। यदि कभी कोई आपके साथ किसी प्रकार की गलत हरकत करता है, तो आप उसे मुंहतोड़ जवाब दें। यदि फिर भी मसला न सुलझे, तो हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। पर सर, यदि कभी हमारे शिक्षक ही हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा करें तो? क्योंकि न्यूज़पेपर में तो अक्सर ऐसा ही कुछ पढ़ने में आता है। तो उसे भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षक है तो क्या हुआ? आप उसके शौख़ून माफ़ कर देंगी। ऐसे व्यक्ति को शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है। सिटी एसपी अमित ने कुछ उत्तेजना से 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची के प्रश्न का जवाब तो दे दिया, परंतु इस प्रश्न ने उन्हें अंदर तक झकझोर भी दिया। उनके हाथ पांवों में कंपन महसूस होने लगा और भरी सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। स्कूल स्टाफ के सामने बड़ी मुश्किल से वे स्वयं को संयत कर पाए और तय समय से आधे घंटे पूर्व ही अपना लेक्चर समाप्त करके फुर्ती से गाड़ी में आकर बैठ गए। खिड़की से बाहर की ओर वे गंभीर मुद्रा में देखने लगे। हमेशा जोश खरोश से भरे रहने वाले और खुशमिजाज एसपी साहब को यूं शांत और गंभीर देखकर ड्राइवर रमेश कुछ डरे सहमे से स्वर में बोला, सर कहाँ चलना है? घर चलो, एसपी अमित ने कहा। जैसे ही उनके बंगले के सामने गाड़ी रुकी, वे तेजी से चलते हुए अपने बेडरूम में पहुंचे और दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर निढाल से पड़ गए। यह तो अच्छा था कि पत्नी सृष्टि अभी घर पर नहीं थी, वरना उनका यह हाल देखकर परेशान हो जाती। आज उनके विवाह को 3 वर्ष और नौकरी को 5 वर्ष हो गए हैं। वे 2 साल की बेटी के पिता भी हैं। पत्नी सृष्टि एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर और बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। वह घर बाहर और नाते रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां भली भांति निभा रही थी। कुल मिलाकर बड़ा ही खुशगवार जीवन जी रहे थे। कुछ समय पूर्व ही उज्जैन जिले में तबादला होकर वे आए थे। एक सरकारी स्कूल में आयोजित बालिका सुरक्षा सप्ताह के दौरान उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे बहुत खुशी खुशी आए थे, परंतु एक बालिका के प्रश्न ने उनके भूले साल सामने लाकर खड़े कर दिए। उस समय एमएससी करने के बाद वे अपने गांव से दूर छोटी बहन के साथ भोपाल में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, सो अपने खर्चे के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करते थे। एक दिन उनकी एक सहपाठी का फ़ोन आया, अमित मेरी आंटी की बेटी 11वीं में है, जिसे मैथ्स पढ़ाना है। अगर तेरे पास टाइम हो तो देख ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। मेरे पास अभी एक भी ट्यूशन नहीं है। सहपाठी ने अपनी आंटी का पता और मोबाइल नंबर उन्हें भेज दिया। उनसे बातचीत होने के बाद अगले दिन से उन्होंने बड़ी लगन से उस बच्ची को पढ़ाना प्रारंभ भी कर दिया। बच्ची होनहार थी, माता पिता भी शिक्षित थे। कुल मिलाकर अच्छा संस्कारी परिवार था। आंटी अंकल दोनों ही उनसे बहुत स्नेह रखते थे। उनकी लगन और बच्ची की मेहनत ने असर दिखाया और बच्ची धीरे धीरे अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने लगी थी, जिससे आंटी अंकल दोनों ही उनसे बहुत खुश थे। आंटी अक्सर उनसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के बारे में बातचीत करती रहती थीं। उनसे बात करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी सकारात्मक बातें सुनकर वे स्वयं उत्साह से भर उठते थे। 1 वर्ष में ही उन्होंने अपना विश्वास सब पर भली भांति जमा लिया था। बच्ची की अब वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थीं, सो कोर्स पूरा करवा कर रिवीजन वर्क चल रहा था। इन दिनों पढ़ाने को तो कुछ खास नहीं होता था। वे बैठे बैठे पेपर या पत्रिकाएं पलटते रहते, बीच बीच में बच्ची के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देते। कई बार उनका युवा मन बच्ची की ओर आकर्षित भी होने लगता, परंतु अगले ही पल अपनी बहकी भावनाओं पर वे काबू पा लेते। पर शायद बेरोजगारी व्यक्ति की विचारधारा, मानसिकता और सोचने समझने की शक्ति सभी का हरण कर लेती है। वे 2 वर्ष से बेरोजगार थे। उस दिन उनकी भावनाओं पर से उनका नियंत्रण ही मानो समाप्त हो गया। उस दिन आंटी अर्थात बच्ची की माँ की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने 6 बजे का टाइम दिया था। सुबह अंकल के साथ चली गईं। उनके जाते ही उनकी अभी तक सुसुप्त भावनाएं मानो कुलांचे भरने लगीं।
उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने कब और कैसे बच्ची का हाथ जोर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उनकी चेतना कानों में पड़ी बच्ची की आवाज़ से लौटी, सर व्हाट आर यू डूइंग। बच्ची इस अप्रत्याशित सी घटना से सहम गई थी। झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वह कोने में जाकर खड़ी हो गई। बच्ची की आवाज़ सुनकर वे मानो सोते से जाग गए और सॉरी कहकर एक गिलास पानी पीकर अपना सिर नीचा करके वापस घर की ओर चल दिए। क्षणिक आवेग ने उनका चरित्र, संस्कार और आत्मनियंत्रण सब तार तार कर दिया। आत्मग्लानि से मन स्वयं के प्रति ही वितृष्णा से भर उठा। पूरे रास्ते वे सिर झुकाकर चलते रहे, मानो सड़क पर चलने वाले हर शख्स की नज़रें उन्हें ही घूर रही हों। जैसे ही वे घर में घुसे, उनके चेहरे का उड़ा रंग देखकर छोटी बहन बोली, क्या हुआ भैया, इतने घबराए हुए क्यों हो। नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं छत पर हूँ, कहकर वे छत पर आ गए थे। छत पर खुली हवा में आकर लंबी सांस ली। मानसिक अंतर्द्वंद चरम पर था। कैसे अपना आपा खो दिया मैंने। यदि उन लोगों ने एफआईआर लिखा दी तो कहीं का नहीं रहूँगा। आजकल तो घूरने तक पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। यह सब सोचते सोचते वे बेचैन हो उठे। हालात जानने के लिए बच्ची की माँ को फ़ोन लगा दिया और बड़ी ही मासूमियत से बोले, आंटी शुक्रवार को कितने बजे आना है। रोज़ के समय पर ही आ जाना बेटे। आंटी को उतने ही प्यार से बात करते देख वे आश्वस्त हो गए कि बच्ची ने आंटी को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि चलते समय उन्होंने बच्ची से सॉरी बोलकर माँ को कुछ न बताने की विनती की थी। 2 दिनों तक जब उधर से कोई फ़ोन नहीं आया तो वे आश्वस्त हो गए कि मामला शांत हो गया है। तीसरे दिन सुबह सुबह जब वे नाश्ता करके उठे ही थे कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल स्क्रीन पर आंटी का नाम देखते ही उनके हाथ पांव कांप उठे। किसी तरह साहस करके उन्होंने हेलो बोला। उधर से कड़कती आवाज़ आई, तुम्हारे माता पिता ने संस्कार नाम की चीज़ से परिचित कराया है या नहीं। तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए खुद पर शर्म नहीं आई। सामने छोटी बहन बैठी थी। सुबह एकदम हड़बड़ा गए और कड़क स्वर में बोले, किया क्या है मैंने, अपने शब्दों को लगाम दीजिए। यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि तुमने किया क्या है। बेशर्मी की भी हद होती है। नहीं नहीं आंटी, वह मेरी बहन थी सामने, इसलिए अब मैं छत पर आ गया हूँ। सॉरी आंटी, गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। क्यों, अपनी बहन की इतनी चिंता हो रही है। अपनी सगी बहन के अलावा दूसरी हर लड़की तुम लड़कों को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन लगती है और तुम उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हो। कितनी गंदी मानसिकता है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे आवारा कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। मैं अभी थाने जा रही हूँ तुम्हारी रिपोर्ट करने। तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आंटी के क्रोध से वे बुरी तरह घबरा गए और जब भी कुछ शांत हुई तो धीरे से अपना बचाव करते हुए वे बोले, आंटी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो चाहे सज़ा दे लें। आप ही बताइए, 2 वर्षों से मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। दरअसल आज उसने कुछ अलग अजीब से कपड़े पहने थे, सो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्या कहा, कपड़े ऐसे पहने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। अब क्या लड़कियाँ अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती, क्योंकि उन्हें देखकर लड़के अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। खुद को काबू नहीं कर सकते तो सड़क पर नज़रें नीची करके चला करो या घर में बैठो। पर मेरी बेटी वही पहनेगी जो उसका दिल करेगा। क्या तुम्हारी बहन तुमसे पूछकर कपड़े पहनती है। क्या अपनी बेटी को भविष्य में तुम ऊपर से नीचे तक तन ढकने वाले कपड़े पहनाओगे। आंटी की तर्कयुक्त बातों के आगे उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। वे दबी आवाज़ में बोले, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं बहक गया था। पर मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। इतना सुनते ही आंटी फिर भड़क गईं और दहाड़ते हुए बोलीं, और क्या करना चाहते थे मेरी बेटी के साथ। मन तो कर रहा है तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूं। जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे तभी समझ आएगा। मुझे शर्म आती है तुम्हारे माता पिता के संस्कारों पर। यदि उन्हें पता चल जाए तो अपनी परवरिश पर ही शर्म आने लगेगी उन्हें। तुम जानते हो तुम्हारे जैसे सैकड़ों हजारों युवक बेरोजगार सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण ही नहीं है। जिस दिन इन पर विजय पालोगे जिंदगी में कुछ बन जाओगे। यह कहकर आंटी ने फ़ोन काट दिया। वे बदहवास से मोबाइल को ही घूरने लगे। उन्हें काटो तो खून नहीं। आंटी ने कुछ ही मिनटों में उन्हें ज़मीन पर ला पटका था।
सच पूछो तो वे घबरा कर रोने लगे थे। क्या करूं? क्या जवाब दूंगा माता पिता को? मुझे क्या हो गया? मेरी एक बेवकूफ़ी ने आज मेरे चरित्र को ही बर्बाद कर दिया। यह मैंने क्या कर दिया? सब सोचते सोचते उनका सिर दर्द करने लगा। तभी बहन ने आवाज़ लगाई और वे नीचे आ गए। बहन ने उनके सामने भोजन की थाली लगा दी थी। उनके हलक से तो थूक तक निकलने की गुंजाइश नहीं थी, तो खाना कहाँ नीचे उतरता। सो भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा, कहकर बहन से थाली उठाने को कह दिया। उसी समय उनके फ़ोन की घंटी फिर बजी। फ़ोन आंटी का ही था। तुम्हारी बदतमीजी का फल तुम्हें खुद मिलेगा। मैं क्यों तुम्हारा वह जीवन बर्बाद करूं, जिसकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जाओ, मैंने तुम्हें अभयदान दिया, पर ध्यान रखना, अपने जीवन में सभी लड़कियों और महिलाओं की उतनी ही इज्जत करना जितनी अपनी माँ बहन की करते हो। जीवन में यदि कुछ बन सकोगे तो समाज में इज्जत की दो रोटी खा पाओगे, वरना ऐसे ही सड़क पर चप्पलें चटकाते और लड़कियों को छेड़ते रहोगे। यह कहकर आंटी ने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद की कई रातों तक ठीक से सो ही नहीं पाए थे वे। बार बार आंटी की बातें कानों में गूंजतीं, पर वह घटना उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके बाद के 2 साल तक उन्होंने जमकर मेहनत की। उसी मेहनत के परिणाम स्वरूप अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की और एसपी बने। 8 वर्ष पुरानी उस घटना को सोचते सोचते उनका सिर दर्द से फटने लगा। मन एक बार फिर आत्मग्लानि से भर उठा। तभी अचानक सृष्टि की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। क्या हुआ एसपी साहब, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? कहकर सृष्टि ने उनके माथे पर हाथ रख दिया और घबरा कर बोली, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ? सुबह तो एकदम ठीक थे। अभी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, कहकर वह मोबाइल में नंबर खोजने लगी तो अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, चाय पिलाकर बस दवाई दे दो, ठीक हो जाऊँगा। सृष्टि चाय बनाने किचन में चली गई तो वे फिर बेचैन हो उठे। तभी सृष्टि ने हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए वह उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, कुछ बेचैन और परेशान से लग रहे हो? ऑफिस की कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कुछ उदास है। गोलू सो गई क्या? लाओ उसे मेरे पास सुला दो, कहकर अमित ने बात के रुख को बदलना चाहा। कुछ ही देर में सृष्टि गोलू को अमित की बगल में सुलाकर चली गई। जैसे ही उन्होंने बगल में लेटी गोलू की तरफ देखा तो सोचने लगे, यदि कोई लड़का कभी मेरी गोलू के साथ ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो क्या मुझे भी उसी समय जान से मार दिया जाना चाहिए था? सोचते सोचते कब आंख लग गई उन्हें भी नहीं पता। सुबह जब सृष्टि ने उन्हें झकझोरा तो उनकी आंख खुली। चाय पीते पीते सृष्टि बोली, अमित तुम कल से कुछ परेशान हो, बताओ तो हुआ क्या है? रात में भी तुम बड़बड़ा रहे थे। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आंटी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बताओ, इस तरह अकेले मत घुटो, हुआ क्या है? मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ, अवश्य तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँगी। अमित की आंखें भर आईं और वे दुखी स्वर में बोले, सृष्टि मेरे जीवन की एक घटना है जिसने मेरा जीवन तो बना दिया, परंतु वह मेरे अब तक के सफल जीवन का एक काला धब्बा भी है। कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं स्वयं की ही नज़रों में गिरता जा रहा हूँ। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी और मुझे इस झंझावात से निकालने का कोई उपाय बताओगी। हाँ भाई, पक्का वादा। अब 3 साल में तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हो ना? सृष्टि ने अमित का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सृष्टि की आंखों में अपने लिए विश्वास देखकर अमित ने रुंधे गले से 8 वर्ष पूर्व का पूरा घटनाक्रम जस का तस सृष्टि को सुना दिया। मैं उस घटना को भूल सा गया था, पर आज स्कूल में उस बच्ची के एक प्रश्न ने मुझे फिर मेरी ही नज़रों के कटघरे में ला खड़ा किया है। कहते हुए अमित शांत होकर सृष्टि के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास करने लगे। अमित, तुम्हें पता है, हमारे समाज में हो रहे अपराधों का सबसे बड़ा कारण आज के युवा की बेरोजगारी है। घर और माता पिता की जिम्मेदारियों के बीच में जब एक युवा अथक प्रयास के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता या आर्थिक जिम्मेदारियों को उठाने के लायक नहीं हो पाता, तो वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है। और जब यह काफ़ी समय तक होता है तो वह युवा अवसाद से घिरने लग जाता है और उसकी यह फ्रस्ट्रेशन ही उसे गलत दिशा में मोड़ देता है।
मैं तुम्हारे इस व्यवहार को सही तो नहीं कह सकती, क्योंकि आप कितने भी परेशान क्यों न हों, गलत मार्ग को अपनाकर स्वयं पर से नियंत्रण खो देना तो सरासर गलत ही है। पर हाँ, अपनी गलती की स्वीकारोक्ति ही व्यक्ति की सबसे बड़ी सजा होती है। यह तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन ही था, जिसके परिणामस्वरूप तुम आज एक आला दर्जे के अधिकारी बन गए हो। हाँ, तुम्हें जो आत्मग्लानि है, उससे निकलने का एकमात्र रास्ता है कि तुम जाकर उन आंटी से मिलकर माफ़ी मांग लो और उन्हें बताओ कि उस दिन उनके द्वारा तुम्हें दिया गया अभय वरदान बेकार नहीं गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जब तक उनसे मिलूंगा नहीं, चैन से सो नहीं पाऊंगा। कहकर अमित अपनी पुरानी डायरी में आंटी का मोबाइल नंबर ढूंढने लगे। उज्जैन से भोपाल की दूरी ही कितनी थी, सो रविवार के दिन वे भोपाल की अरेरा कॉलोनी में थे। न जाने वे मुझे माफ़ करेंगी भी या नहीं, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी मुझे देखकर। पता नहीं उन्हें मैं याद भी होऊंगा या नहीं, परंतु जब तक मैं उनसे मिलकर अपने दिल का हाल कहकर माफ़ी नहीं मांग लेता, मेरा प्रायश्चित ही नहीं हो पाएगा और मैं ताउम्र तिल तिल कर मरता रहूँगा। एक बार मिलना तो होगा ही, शायद वे मुझे माफ़ कर सकें। सोचते सोचते वे कब अरेरा कॉलोनी के E7 के कामायनी परिसर में एक एचआईजी मकान के सामने आकर खड़े हो गए, उन्हें पता ही न चला। उन्होंने धड़कते दिल से घंटी बजाई। दरवाज़ा आंटी ने ही खोला। अमित ने झुककर उनके पैर छू लिए। वे बोली, अरे कौन हो भाई, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। आंटी मैं अमित। ओहो अमित, कुछ बन पाए या आज भी? आंटी अपनी याददाश्त पर कुछ जोर डालते हुए बोली, आंटी मैं आईपीएस हो गया हूँ, पर यकीन मानिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। पर 8 वर्ष पुरानी उस घटना के लिए मैं आज भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने उस दिन क्रोध में मुझे मेरी असलियत, कर्तव्य और जीवन के मूल्य समझाए थे, पर आज आप प्यार भरा आशीष मुझे दीजिए तो मैं समझूंगा कि आपने सच्चे मायने में मुझे माफ़ कर दिया है। उस दिन तुम्हारी आत्मग्लानि देखकर मुझे समझ आ गया था कि तुम बहक गए हो। तुम्हें माफ़ करके मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था कि यदि तुम्हें अपने ऊपर वास्तव में पछतावा होगा तो अवश्य जीवन में कुछ बन सकोगे। दरअसल कभी कभी सज़ा से अधिक माफ़ करना आवश्यक होता है, क्योंकि हर अपराधी को सज़ा से नहीं सुधारा जा सकता और नहीं हर एक को माफ़ी से। उस समय मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खूब उन्नति करो, पर महिलाओं का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। कहकर आंटी ने खुश होकर उनके ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया। आंटी का प्यार भरा आशीष पाकर अपनी आंखों की कोरों में आए आंसुओं को सिटी एसपी अमित ने धीरे से पोंछ लिया और एक अनजाने बोझ से मुक्त होकर खुशी खुशी अपने कर्तव्य स्थल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।